हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए एक जीके जीएस का टेस्ट होने वाला है और ये टेस्ट आप सभी को ये समझ के देना है कि आप सभी रियल पेपर दे रहे हो, क्योंकि मैंने इस टेस्ट को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि ये आपका रियल पेपर ही होने वाला है। इसमें जेके जीएस के 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं और देखते हैं आज कितने स्टूडेंट 18 प्लस इसमें सही कर पाते हैं। 18 या 18 प्लस। अगर इससे कम आपके आते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि अभी मुझे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना भी समय मेरे पास बचा हुआ है उसमें मुझे और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको टेस्ट देना है, चाहे आपके 10 नंबर आए, चाहे 12 आए, चाहे आपके 20 आए। कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना है। और जो वर्दी का सपना है ना, पूरा तभी होगा जब आपको पता होगा कि अभी आप कितने पानी में हो, अभी आप कितने पानी में हो, अभी आपको कितना और पढ़ने की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, तो कोई गड़बड़ी और कोई चीटिंग करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये आपका खुद का टेस्ट है, आपका खुद का एनालिसिस है। बस कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाए। और ये पेपर रियल पेपर होने वाला है, ऐसा समझ के ही आपको देना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, ये अपने को बताना है। देखिए, जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि भाई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और मैंने पेपर में पहला और दूसरा क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स से अपना रखा है ताकि आप इकोनॉमिक्स की वैल्यू को भी समझो। तो सभी स्टूडेंट आप देखिए इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो जिसका पता होगा, आंसर आ गया होगा, तो इसका हो जाएगा सावधि या अवधि जमा, जिसको बोला जाता है, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं ना, वो अपना ये है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट इसको बोला जाता है, जिसको समय से पहले नहीं निकाला जाता। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर 3 किया अपना सही कर लेना, जिसने नहीं किया अपना गलत करके चलना, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, यह अपने को बताना है। उपाय एवं युक्तियां, जिसको WMA के नाम से भी जाना जाता है, WMA के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होने वाला है। मैं इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया है, जिसको WMA के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, वेज एंड मींस एडवांस। ठीक है, इसको बोला जाता है। बताइए ये किसके लिए होने वाला है? ये हमारी आरबीआई देती है। सिंपल भाषा में क्वेश्चंस का मतलब है कि जो वेज एंड मींस एडवांस है, ये हमारी आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है ये आपको कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के लिए दिया जाता है। और ये राज्य सरकार को एक ब्याज के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ऋण के रूप में दिया जाता है। 90 दिन के लिए ये दिया जाता है, जिसको WMA वेज एंड मींस के नाम से जानते हैं। अब देखो, आरबीआई का नाम आया है तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की क्या हो जाएगी आपके यहां पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई की स्थापना की गई। अभी पूछा जाता है कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय कहां हो जाएगा इसका? वर्तमान में है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है जी, वर्तमान में इसका मुख्यालय यहां पर हो जाएगा। लेकिन जब 1 अप्रैल 1935 को यह बना था, उस समय अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय था। और ये मुख्यालय सिर्फ 2 साल तक रहा। 1937 तक ये मुख्यालय रहा। फिर 1937 में इसका मुख्यालय ट्रांसफर करके मुंबई में स्थायी मुख्यालय इसका बना दिया गया।
ठीक है जी, ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब सभी मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि करंट अफेयर भी आप पढ़ रहे होगे, कि वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, ये आप सभी कमेंट करके बताने वाले। ठीक है, तो यहां से आरबीआई से ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो जिसने ऑप्शन नंबर 3 किया होगा उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये राज्यों को दिया जाता है, हमारे आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। देखो, मैं जो क्वेश्चंस आपसे और पूछता हूं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको कमेंट करने के लिए बोले जाते हैं, उसका आप आंसर करने की कोशिश किया करो। उससे आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, आप करोगे, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, आपको वहां पर आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट आंसर करते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस मैं पूछता हूं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि अभी टेस्ट है तो आंसर करने की कोशिश कीजिए इसका, कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। तो जो हमारा वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है, वंदे मातरम क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। वंदे मातरम क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, हमारा वंदे मातरम। ठीक है, इसको कब बनाया गया था राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी 1950। कल मैंने आपको याद करवाया था, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उसमें इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय गीत के वो लेखक हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के लेखक है। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, रचना है, आनंद मठ से इसको लिया गया है, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है। आनंद मठ से लिया गया है, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय गीत के लेखक या रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, हमसे राष्ट्रीय ज्ञान का भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान का भी। तो राष्ट्रीय ज्ञान है वो हमारा क्या है, जन गण मन है। ठीक है, उसके लेखक कौन है ये कमेंट करके बताना है, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, काउंट करते हुए चलना। साथ में मैं आज आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, ताकि आपको वो भी याद रहे, एग्जाम्स में वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके जी, चलो। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया था, यह अपने को बताना है। जो हमारा भारत है उसने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां पर किया था, यह अपने को बताना है। सभी बताइए, ये कब किया गया था, 18 मई 1974 में किया गया था ये। ठीक है, स्थान का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, पोखरण में किया गया था। पोखरण, या इसको कुछ जगह पे पोखरण भी बोला जाता है। ठीक है, पोखरण भी, पोखरण या पोखरण में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 में किया गया था। लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और जो बाद में भी जो हमारे परमाणु परीक्षण हुए थे, वो सारे के सारे राजस्थान के कहां पर हुए हैं, पोखरण में ही हुए हैं। ये भी अपने को याद रख लेना है, हमारा परमाणु संयंत्र कहां पर है, जहां पर हम परमाणु परीक्षण करते हैं, तो राजस्थान के पोखरण में हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार जिसे 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कि हमारा धार्मिक त्योहार कौन सा है। देखो, त्योहार से क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी जानते हो, इसलिए इस टेस्ट में ये क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ये है 4 जगह पे किया जाता है, 4 जगह पे ये मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। एक तो आपका उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन में मनाया जाता है। एक आपका हरिद्वार हो जाएगा, एक आपका नासिक हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, और इसके अलावा एक और अपना कौन सा है, प्रयाग। ये प्रयाग, ये 4 जगह पे बनता है। आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो कौन सा त्योहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कुंभ का मेला। ठीक है, कुंभ का मेला पुरानी मूवीज में आपने काफी बार देखा होगा कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन मिल गए हैं, तो कुंभ का मेला हो गया, जो बहुत बड़ा मेला होता है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है।
तो समझ में आ गया, तो ये करेक्ट है। कितनी जगह मनाया जाता है? चारों जगह मैंने आपको बता दिया है, वो भी अपने को याद रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? पंचायती राज से किसका संबंध है? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे पंचायती राज से किसका संबंध है। देखो ये जो कमीशन है ये हो जाएगा आपका बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति, और जनवरी 1957 में इसकी सिफारिश की गई थी। पंचायती राज की किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? बलवंत राय समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। और 1959 में पहली बार पंचायती राज बना था, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नागौर राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली पंचायत बनी थी। ठीक है, 1959 नागौर राजस्थान, ये अपने को याद रख लेना है। इसको त्रिस्तरीय भी बोला जाता है, 3 स्तर में होती है त्रिस्तरीय। ये अपनी होती है, एक तो होती है ग्राम, दूसरी होती है अपनी खंड, और तीसरी होती है जिला। ठीक है, जैसे अपने पंच, सरपंच, डेलीगेट, पार्षद वगैरह ये सारी चीजें बनते हैं ना, इन सभी की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय समिति की सिफारिश पर, यह सिफारिश हुई थी जनवरी 1957 में, और शुरुआत कब हुई? 1959 में नागौर के राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है जी, इतना अपने को ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसने किया है उसका बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चंस के साथ साथ टेस्ट भी चल रहा है, और यहां से और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको यहां पर याद करवा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता, उनको इसका अर्थ नहीं पता होता, तो वो इसको गलत कर देते हैं। देखो क्या है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है, ये अपने को बताना है। इनमें से कौन सा है बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम ये 100 एग्जाम्स में 100 पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक तो ये है और एक और आएगा आगे, वो कम से कम 100 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, स्टेट एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, तो ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जिसने किया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हबियस कॉर्पस भी बोला जाता है, ये भी ऑप्शन में दिया जाता है। कभी ऑप्शन में सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण दे देगा, कभी आपको हबियस कॉर्पस दे देगा, तो दोनों अपने को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, जिसमें जो व्यक्ति के ऊपर केस वगैरह चल रहा होता है ना, उसको सशरीर शामिल होना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि वकील को भेज देते हैं कि वकील संभाल लेगा, लेकिन इसमें होता है कि भाई जिस आदमी के ऊपर केस मुकदमा कुछ भी चल रहा है उसको खुद आना होगा। सशरीर बोला जाता है उसको, सशरीर। इसका मतलब है कि शरीर के साथ उसको आना होगा, खुद आना होगा। क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, वकील को भेज देते हैं, 2-2 3-3 वकील भेज देते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो बंदा है, जो आदमी है, उसको बंदी बना के लेके आया जाएगा प्रत्यक्ष रूप में, यानी उसको खुद लेके आया जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन से हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन से हैं। देखो टेस्ट है, बड़े मजेदार क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, पेपर अच्छा ही बनता है, कभी पेपर इजी बनता ही नहीं है, आपको पता हो तो। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उसके लिए सब कुछ इजी होता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका, ऑप्शंस आपको सारे दिख रहे होंगे, सेम सेम ही है, तो आंसर आ गया होगा, जिसने पढ़ रखा होगा उसका हो जाएगा भूमि, श्रम और पूंजी। कि भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, और पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए, बस। तो भूमि, श्रम और पूंजी, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रमुख अवयव है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था। देखो ये 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफी चर्चा में रहा है।
इसलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो गांधी जी इसमें खुद नहीं खड़े हुए थे, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। क्या था? पट्टाभी सीतारामैया। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि गांधी जी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। इसके विपक्ष में थे सुभाष चंद्र बोस जी, और गांधी जी का कांग्रेस में बहुत बड़ा दबदबा था, ये आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है आपको गांधी जी के बारे में। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो जीत गए थे और पट्टाभी सीतारामैया हार गया था। तो इस समय गांधी जी ने ये बोला था कि जो पट्टाभी सीतारामैया की हार है ना, ये उसकी हार नहीं है, ये मेरी हार है। और सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी की बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया था, जो अध्यक्ष पद था उसको त्याग दिया था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष का पद इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए काफी चर्चा में रहा था कि गांधी जी का कोई उम्मीदवार था वो हार गया था, और जीता कौन था? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। चलो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1939 डेट पूछी जाती है, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कौन थे विपक्ष में? पट्टाभी सीतारामैया और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी, एक दूसरे के सामने थे, और जीते कौन थे? बोस जी। चलो, भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? यह अपने को बताना है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। बताइए, सभी स्टूडेंट बताइएंगे सबसे कम किसकी है, इसका आंसर कीजिए। सबसे कम किसकी हो जाएगी? जो आपकी पांडिचेरी है, पुडुचेरी है, इसमें 30 सीट है, सिक्किम में आपकी 32 सीट है। ठीक है, तो ऑप्शंस में पुडुचेरी दिया जाता है और कभी सिक्किम दिया जाता है, तो अभी आंसर हो जाएगा ये। जब ये ऑप्शंस में नहीं होता तो आपका ये आंसर ये होता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा सबसे ज्यादा किसकी है? तो वो होगी आपकी यूपी की हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है और कुछ दिनों के बाद वहां पर इलेक्शन भी होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कितनी सीट है। सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में है। सबसे कम मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है, सबसे ज्यादा। तो कमेंट करके आप इसका आंसर बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था हमारे देश में। ऐसा कुछ है वो पहली बार हमारे देश में हो रहा था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या था कि जो ये आंध्र प्रदेश है, ये राज्य है 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, लेकिन इसमें से दूसरा राज्य तोड़ के बनाया गया, सेम ही भाषा था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि भाई भाषा के आधार पर तो अलग किया गया था, अब उसमें से दूसरा पार्ट बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी कमेटी थी? श्री कृष्णा कमेटी थी। ये याद रख लेना, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, श्री कृष्णा कमेटी। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ था, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही बना था, उसमें से भी नया राज्य बना तेलंगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, और दोनों की लैंग्वेज एक ही थी। चलो आगे बढ़ते। चलो, ये वो क्वेश्चंस बता रहा था, ये भी लगभग 100 से ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो काफी बार पूछा गया है। पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, पनामा नहर किसको जोड़ता है? पनामा नहर किसको जोड़ता है बताइए। जो पनामा नहर है इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी चौड़ाई भी पूछी जाती है, लंबाई चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, यह है 90 मीटर। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। यह है लंबाई किलोमीटर, क्योंकि भाई ऐसे है ना नहर, तो ये ऐसे लंबाई हो गई,
तो ये कितनी है, ये है 82 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई तो सिर्फ ये होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, किलोमीटर में नहीं हो सकती, तो वो कितनी है, मीटर में है, 90 मीटर में है। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जिसने ये किया है उसका बिल्कुल सही है। और वर्तमान में इसके ऊपर किसका कब्जा है, किसका राज्य चलता है, तो यूएसए के कब्जे में है अभी ये। ठीक है, यूएसए के अधीन है, कब्जे में तो क्या है, यूएसए के अधीन है। ठीक है, और नहर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी आपसे पूछी जा सकती है। गहराई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी, कि यानी कितनी गहरी है, 12 मीटर। ठीक है, तो इनको भी एक बार देख लेना। चलो, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने जमाने में जब ज्यादा चीजें होती थी, आदान प्रदान होती थी, जो व्यवसाय होता था, व्यापार होता था, वो इसके द्वारा किया जाता था काफी ज्यादा, तो इसलिए काफी चर्चा में रही है। मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा, वास्तविक मुगल शासक कौन था। देखो, मैंने मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया था आपको पहले, दोबारा से उसका रिवीजन भी करवाया था, तो आप सभी इसका कमेंट करके आंसर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल क्या है कि एसएससी है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है जो कम स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं। ठीक है, कम स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं। तो बताइए, तो मुगल शासक जहांगीर के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा था। अब आप शाहजहां देख रहे होगे तो आपको कहीं पर भी शाहजहां नहीं दिख रहा, आपको कहीं पर भी शाहजहां नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो बताओ अब क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शहरयार। शहरयार बैठा था, राजकुमार शहरयार बैठा था, जो क्या हो जाएगा, जहांगीर का छोटा बेटा था। लेकिन बाद में इसको हटा के फिर किसको बैठा दिया गया था, शाहजहां को बैठा दिया गया था, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ दिनों के लिए ही था, तो फिर उसके बाद शाहजहां है वो शासक बन गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि ये तो वैसे ही पूछ लिया गया। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि जो राजकुमार शहरयार है ना, इसने नूरजहां की बेटी से शादी की थी, नूरजहां की बेटी से शादी की थी। और नूरजहां कौन थी, नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पत्नी। अब आप तो बोलोगे कि सर जी तो इसकी मां होगी। ठीक है भाई, जब इसका बाप है जहांगीर, तो बाप की पत्नी क्या होती है, मां होती है। लेकिन क्या था कि नूरजहां का एक पहले भी शादी हो चुकी थी, किससे हुई थी, शेर अफगान से। तो शेर अफगान और जो नूरजहां की बेटी थी, उस पे इसने शादी की थी। ठीक है, तो लगता है ना कि नूरजहां जहांगीर की पहली पत्नी थी, नहीं, तो सॉरी, इससे पहले भी ये शादी हो चुकी थी। नूरजहां से जहांगीर को बहुत ज्यादा प्यार था, तो शादी के समय पे ही जब उसकी शादी हो रखी थी तभी दिल आ गया था, तो फिर आपको पता है इसको उड़ा दिया और उसको उठा ले आए, तो ये इस तरीके से शादी हो गई थी। ठीक है, तो और इसकी बेटी से इसने राजकुमार शहरयार ने शादी की। और यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है, जो नूरजहां है इसको किस नाम से जाना जाता है, मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात बता रहा हूं, आगे बात करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं पहले, क्योंकि अपना टेस्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी आंसर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर कीजिए कि महामारी के दौरान सरकार मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है, किसको प्रतिबंधित कर सकती है, कमेंट करके बताइए। ठीक है भाई, कुछ भी समस्याएं आ जाती हैं, महामारी आ जाती है, ठीक है, अभी कोविड आया था आपको पता होगा, तो सरकार कौन सी चीज हमसे छीन सकती है, रोक सकती है, उसको पे रोक लगा सकती है। प्रतिबंधित का मतलब है कि रोक लगा सकती है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो, शैक्षणिक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या कोरोना में बंद हो गया था, नहीं, हम भी पढ़ा रहे थे और बाकी लोग भी पढ़ा रहे थे, तो ये तो बंद नहीं किया जा सकता।
उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाना कि आपके साथ कोई उत्पीड़न कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या केस नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो ये भी चीज हो रही है। समानता का अधिकार, क्या सभी से समानता का अधिकार छीन लिया गया था? नहीं छीना गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर अपने आप कौन सा गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगा दी जाती है कि आप अपने हिसाब से नहीं घूम सकते। कोविड में देखा था ना कि घर से बाहर निकलते ही पुलिस के लट पड़ते थे। तो वही है कि स्वतंत्रता का अधिकार के ऊपर रोक लगा दी थी कि जब तक गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है, तब तक ये महामारी चल रही है, वरना बाहर निकलोगे तो पुलिस लट लेके तैयार है, आपको पता ही होगा। ठीक है, काफी वीडियोस देखे होंगे आपने, नहीं खाए तो लट। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुस्तकों से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इसके हो जाएंगे अपने दादा भाई नारोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नारोजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? देखो, ये क्वेश्चन आज के समय के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब एग्जाम्स में दिखेगा तब आपको समझ में आएगा। और अभी वर्तमान में इसके ऊपर इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनी है। ठीक है, तो 1904 में किया गया था ये अभिनव भारत। तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत का स्थापना है वो कब किया गया? तो ये 1904 में की गई। किसके द्वारा की गई है? तो ये वीडी सावरकर हो जाएगा, वीडी सावरकर के द्वारा की गई। ठीक है, 1904 में की गई थी। ठीक है, मेनली कहां पर दी है? महाराष्ट्र में, मुंबई के इलाकों में, मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये आप सभी कमेंट करके बताओ। कमेंट करके नहीं, आंसर आपको देना ही है, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है ना। तो 1905 में देखो, सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और इसको रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। ये भी पूछा जाता है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, कर्जन के शासनकाल। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चंस जब मैं बना रहा था, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस बनाते हुए मुझे खुद पर बहुत बुरा फील हो रहा था कि हम भारत में रहते हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनके बारे में नहीं जानते। और जो मुगल है जिन्होंने हमारे देश पे शासन किया है, अंग्रेज हैं, उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ाया जाता है। और जो हमारे खुद के स्वतंत्रता सेनानी है, अगर हम 5-10 को छोड़ दें तो ज्यादा के बारे में हम नहीं जानते, वो हमारा दुर्भाग्य है। तो ये वाला देखो, बताओ, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब समझते हो ना? अरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो बम से उड़ा देते, ठीक है, अंग्रेजों के चक्के छुड़ा देते। तो बताइए सभी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैं इतना बता देता हूं, ये HSR का सदस्य था, HSRA का सदस्य था। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बनाई थी ना HSRA, भगत सिंह जी थे, वो वाली है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसका। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा जी हैं। ठीक है, भगवती चरण वोहरा जी हैं। मैं खुद भी माफी मांगता हूं कि मुझे इनके बारे में नहीं पता था। भगवती चरण वोहरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आप सभी को नहीं पता होगा और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप भी छोड़ दोगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर आप भगवती चरण वोहरा जी को नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि लाहौर में बम का परीक्षण करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बम बना देते थे, इनकी पुस्तक की बॉम्ब के ऊपर ही लिखी हुई पुस्तक है ये। तो बम बनाने का काम करते थे, जो आपने देखा होगा कि हमारे क्रांतिकारी यूज करते थे। भगत सिंह जी ने भी यूज किया था, असेंबली में फेंका था, ठीक है, बहरों को सुनाने के लिए।
तो समझ रहे हो, तो भगवती चरण वोहरा जी लाहौर में बम परीक्षण करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर आप इनको नहीं जानते तो आप दुर्गावती देवी जी को जरूर जानते होंगे। दुर्गावती देवी जी जो इनकी पत्नी थी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, दुर्गा भाभी के नाम से वो प्रसिद्ध है। अब भी नहीं याद आया तो अगर आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी ना, तो आपको पता होगा कि भगत सिंह जी भेष बदल के जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं ना भेष बदल के, तो उस समय जो हेल्प कर रही होती है जो लेडी, खाना देने का काम और बहुत सारा जो काम, सब कुछ संभालने का काम, वो कौन करती है? दुर्गा भाभी का, और इनके पति थे ये। ठीक है, तो दुर्गा भाभी तो आपको याद आ गई होंगी, मूवी देखी है, तो उनके पति थे भगवती चरण वोहरा। तो ये भी पूछा जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे जो हम ये सब कर रहे हैं ना, अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूं और आप भी आराम से बैठे हो, तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है, जो हमारी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी है ना, उन्हीं की देन है। चलो, उनको नमन है भाई, दिल से सलूट। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो जो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है या 10 डिग्री चैनल से मिलता है, वो कौन सा हो जाएगा? तो बताइए सभी स्टूडेंट आंसर करके। क्वेश्चन नंबर 19वां चल रहा है, बस इसके बाद 20वां है। फिर लास्ट में आप सभी को बिना कमेंट किए कोई नहीं भागेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, सभी को कमेंट करना है। तो इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किसको करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है। अगला क्वेश्चन, जल्दबाजी में आंसर मत करना, गलती हो जाएगी, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, ये मत सोचना 20वां क्वेश्चन है तो जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पहली सबसे बड़ी नदी नहीं पूछी, दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी है। पहली सबसे बड़ी नदी तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी पहली सबसे बड़ी नदी। लेकिन दूसरी पूछी है कि हमारे जो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली तो क्या हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी, लेकिन दूसरी बताना है तो इसका जिसने तापी किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस अपने यहां पर समाप्त होते हैं और सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और आज का ये संडे स्पेशल टेस्ट आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताना। हर संडे को हमें टेस्ट लेंगे और जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है और आने वाले बीच के जो 6 दिन होंगे उनमें मैं आपको जीके के बेहतरीन चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जो जिससे हमारा जो स्कोर है इंप्रूव होगा। कोई बात नहीं 10 आ रहा है, कोई बात नहीं 12 15 कितना भाई आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अभी हमारे पास लगभग 60 दिन से ज्यादा समय बचा हुआ है, आपको पता होगा एग्जाम डेट हमारी आ चुकी है, तो इसमें हम इतना कुछ पढ़ लेंगे कि हम 20 में से 20 क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। अगर आप डेली क्लास लोगे, जो वीडियो में डालता हूं सिर्फ आप उतना भी पढ़ोगे ना, और जो मैं आपको नोट्स देता हूं उतना भी आप पढ़ोगे, तो आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी टेस्ट दे लें। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं नीचे देखिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दो भाई, तभी अगला वीडियो आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।